कैसे रहना मोटिवेटेड? क्या तरीका है मोटिवेटेड रहने का कि हम जब उठें तो खुश उठें? देखो मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ, बता दूं यहाँ पे। यस मैम। करने से पहले थोड़ा सा ये भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्या लिखना है आपको? क्या है तरीका? 2 लाइनें हैं। क्या? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार हार नहीं नहीं होती। होती। नहीं होती। ठीक है ना? क्योंकि जब भी तुमको लगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, या फिर मैं पढ़ रही हूं फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो अपने आप को एक ही बात बोलनी है कि जहां पे कोशिश होती है ना, जहां पे क्या होती है कोशिश, यानी कि ट्रायल्स विद द बॉटम ऑफ योर हार्ट, जहां आप दिल से कोशिश करते हो वो कभी फेल नहीं जा सकती, वो कभी फेल नहीं जा सकती कभी। ये क्या है? ये यूनिवर्सल लॉ है, ये इतना ही सत्य है जितना कि इस यूनिवर्स में अर्थ और सन का होना। ठीक है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम क्लास स्टार्ट कर दो प्लीज। ये वो बच्चे हैं जो बस आई थिंक इट्स टू लेट। ओहो हाँ जी, अच्छा ये तो सच्ची में वैसे 9:29 हो गए, लेकिन मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। कौन सा वाला? ग्रुप वाला। तो ग्रुप वाला प्रॉब्लम तो यार सच में मानना है रखता है। चलो भाई, बच्चों की डिमांड है क्लास शुरू कर दीजिए, तो अपने को क्या है, अपन क्लास शुरू कर देते हैं। बाकी की सारी बातचीत क्लास के अंत में कर लेंगे। जिन बच्चों को रुकना है वो रुक जाए। स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता। पहली बात, रेस्पिरेशन का मतलब होता है, respiration is not just about inhale exhale, it's not just about inhale exhale, it is breakdown, it is breakdown of glucose। और ग्लूकोज की जगह कोई और फूड सोर्स भी हो सकता है। किसी भी फूड सोर्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। किसी भी फूड सोर्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करना। नाउ दिस ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। एक शब्द पे स्टार मार्क करो आप, ऑक्सीडेशन। इस चैप्टर में आप बार बार सुनोगे इस शब्द को, ऑक्सीडेशन। फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो खाना आप खा रहे हो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि कैसे खाना टूट रहा है। अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन वर्ड यूज कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन से मेरा क्या मतलब है। और मैम हमें पता है कि खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो एनर्जी मिलती कैसे है। आपको कितनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही पायो कि जो चीजें हम बस रोजमर्रा की जिंदगी में सुन रहे थे, अब उन्हें देख रहे हैं कि वो हो कैसे रही है ना? कितना इंटरेस्टिंग है ये सब जानना, कितना एक्साइटेड है ये सब जानना। ये एक्साइटमेंट, ये एनर्जी होनी चाहिए कि जो चीज हमें हो रही है हम वो अब देखेंगे कि वो होती कैसे है। तो आप लोग सब चैप्टर के ऊपर अपना मिशन लिख लो। नहीं नहीं नहीं, वो वाला मिशन बात नहीं कर रही मैं, जो आपको डॉक्टर बनना है वो तो आपका मिशन है। मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर का मिशन लिख लो। इस चैप्टर का क्या मिशन है? इस चैप्टर का मिशन है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इस चैप्टर का क्या मिशन है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और उससे एनर्जी रिलीज करना। ये इस चैप्टर का मिशन है। यानी कि इस चैप्टर में आप कितनी ही गंभीर रिएक्शन क्यों ना देखो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी अगर खोली होगी, ग्रंथ अगर आप लोगों ने पास में रखा होगा और थोड़े से उसके पन्ने पलटे होंगे, रेस्पिरेशन देखा होगा, तो आपको इसमें कुछ भयानक भयानक रिएक्शंस दिखेंगी, अजीबोगरीब सी, लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, बहुत सारे नामों से भरी भरी दिख रही है, दिखती है। दिखा है किसी ने एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन, है ना? तो उन रिएक्शन से पार अपन तभी निकलेंगे, उस चक्रव्यूह को अपन तभी तोड़ पाएंगे जब अपने दिमाग में मिशन क्लियर रहेगा। तो जब इस चैप्टर में आगे मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं, आपको अपना मिशन याद रखना है। मिशन है ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना। तो हर रिएक्शन पे आपका सवाल उठना चाहिए मुझसे, आपको पूछना है मुझसे, मैडम ग्लूकोज तो टूटता हुआ दिखाओ, एनर्जी तो बनती हुई दिखाओ। अगर मैं आपको वो दिखा ना पाऊं तो वहां मैं फेल हो जाऊंगी। तो मुझे फेल नहीं होना, आपको समझाने में बिल्कुल भी। तो आपको मुझसे पूछना है, अगर किसी रिएक्शन में आपको ग्लूकोज ना टूटता दिखे, एनर्जी ना बनती दिखे, आपको मुझसे पूछना है, फिर मैं आपको बताऊंगी। डन है इतनी बात? शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, 2 चीजों पे बेस्ड।
एक ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ये बच्चे जो मेरे को ग्रुप में जो अभी मैसेज कर रहे हैं ना विद इन द क्लास, मैं उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं करूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। सो इट्स जस्ट अ काइंड इंफॉर्मेशन और वार्निंग, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट। जो बच्चे विद इन द क्लास मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं करूंगी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है मैं क्या लिख रही हूं? रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? हाँ जी, कोई बात नहीं हुसैन, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बात मैंने बोली वो समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज पॉपअप होते दिखाई दे रहे हैं। रेस्पिरेशन जो है कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। किस किस बेस पे? सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है उस बेस पे, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो पहले देख लेते हैं सबस्ट्रेट के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड, पहले इस पे देख लेते हैं। इस पे रेस्पिरेशन जो है 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है बेटा? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, वेरी नाइस नंदिनी, एंड सेकंड इज वेरी नाइस बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है बेटा? वो रेस्पिरेशन जिसमें सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट तो समझते हो ना किसको बोलते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसे सबस्ट्रेट वर्ड से दिक्कत हो रही हो पूछ सकता है, मेरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई की चीज की कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए। सबस्ट्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। हाँ, फ्लटिंग का मतलब आप सही बता रहे हो। सबस्ट्रेट का मतलब कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर फैट। प्रोटोप्लाज्मिक क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर प्रोटीन टूट रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक, ग्लूकोज या फैट टूट रहा है तो फिर फ्लटिंग रेस्पिरेशन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ इस चीज को समझने के लिए, ठीक है? कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, उनको पता है, बहुत बढ़िया। मेरे को एक बात बताओ, किस किस बच्चे ने यहाँ पे डाइटिंग का सोचा है कि भाई मैडम जिंदगी में एक दर्द है कि वजन नहीं हो रहा, कम है ना? ऐसा कुछ किसी में कि भाई हमें पतला होना है, ट्रेंड है। वैसे करना मत कोशिश, सच्ची बता रही हूँ। गोलू मोलू आर द क्यूटेस्ट, ठीक है ना? मैं तो हूँ, मुझे तो यही पसंद है ना? मैम कम ही है, बच्चे कह रहे मैडम हम ऑलरेडी ही पतले हो रखे हैं, हम क्या डाइटिंग करेंगे? भाई खाओ पियो मस्त रहो, जैसे भी हो बढ़िया हो, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं डाइटिंग शाइटिंग करने की। लेकिन अगर डाइटिंग वाइटिंग नहीं करी, चलो फास्ट तो कभी करा होगा, कभी ना कभी लड़कियों ने तो करा होगा। लड़के भी करते हैं क्या? हमारी क्लास के बॉयज नहीं, कोई फास्ट नहीं कभी भी। फिर कैसे समझाऊं आप लोगों को, बताओ? भूखे कभी नहीं रहे आप जिंदगी में? बस मम्मी हम तो हमेशा ही खा रहे हैं पी रहे हैं, हमने कभी एहसास नहीं किया क्या भूख का? यस मैम, किया है ना? यहाँ पे कोई ऐसा जिसने कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि मैडम अन्न त्याग रहे हो, तो क्या मतलब है? सोच भी नहीं सकता कि मैं बिना खाने के कभी आधे घंटे भी रहता हो, ऐसा है? चलो, अगर ऐसा नहीं, चलो एक दिन तुम व्रत करके देख लेना लड़कों, तुमने नहीं किया तो लड़कियों ने तो किया है। मैम नोटते आते हैं तो हम कर लेते हैं, है ना? होंगी कुछ लड़कियां यहाँ पे ऐसी नोटते एंड ऑल करते हैं थोड़ा बहुत, है ना? हमारे कल्चर में फास्टिंग एंड ऑल का रूल वो बेटा कुछ सोच के ही बनाया गया है। ये व्रत रखे गए ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन फेस्टिवल ऐसे नहीं रख दिए, पागल नहीं थे ये। पहले के जो लोग थे वो बहुत समझदार थे। ये आज की जो कल्चर में जो भी हमारे चीजें हैं, ट्रेडिशन में चीजें, बहुत सारी चीजों के पीछे साइंटिफिक लॉजिक होते हैं, है ना? ओ गॉड, 1 मंथ का। हाँ, आई थिंक आपके कल्चर में इराम, आई थिंक मुस्लिम कल्चर में देयर इज समथिंग फेस्टिवल जिसमें 1 महीने रोजा इट्स रोजा ईद पे होता है, राइट? मेरी एक दोस्त थी, मतलब लाइक है, वन ऑफ माय फ्रेंड इज मुस्लिम, सो उनसे जब भी मेरी बात होती है आई एम फैसिनेटेड टू नो अबाउट द मोर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। रोजा होता है, बिल्कुल सही। ईद पे होता है 1 महीने का, एंड रात में वो लोग खाते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, समथिंग शहरी। क्या 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 मैम इफ्तारी। इफ्तारी, वेरी नाइस, राइट वर्ड। होता है मैम, दोनों होते हैं, हाँ ठीक है। इफ्तारी मैंने सुना हुआ था, बिल्कुल। मैम क्या होता है ये बच्चों, ये जो व्रत के बाद वो मिलता है ना डिलीशियस फूड आफ्टर द लॉन्ग डे फास्टिंग के बाद, उसको बोलते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक। मैं क्या समझा रही हूँ आपको? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फैट। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? क्यों ये टॉपिक मैंने छेड़ा? हंसाने के लिए तो छेड़ा था, लेकिन पढ़ाने के लिए भी छेड़ा था। आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी एनर्जी लेने के लिए
ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। आपकी बॉडी एनर्जी लेने के लिए सबसे पहले जिस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए चुनेगी, मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी एनर्जी लेने के लिए जिस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले चुनेगी वो है ग्लूकोज। मतलब बॉडी के पास अगर ग्लूकोज है तो बॉडी आंख बंद करके ग्लूकोज को चुनेगी और उससे एनर्जी लेगी। लेकिन मान लो जैसा कि बच्चों ने अभी बोला फास्टिंग एंड ऑल, आपने ग्लूकोज का इंटेक नहीं करा फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं करा, ठीक है ना, 1 डे 2 डे समथिंग लाइक दैट, ग्लूकोज आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, एक्सटर्नली आप ग्लूकोज फीड नहीं कर रहे हो, तब आपकी बॉडी एनर्जी के लिए जो चीज चुनेगी दैट विल बी फैट। इसलिए ऐसा थोड़ा सा है कि भाई हाँ भूखे रहते हैं जो लोग, डाइट वाइट करते हैं, ग्लूकोज इंटेक कम करते हैं, कहीं ना कहीं ये है कि भाई जब ग्लूकोज बॉडी में नहीं जा रहा तो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो यूज किया जाएगा एनर्जी के लिए, दैट मीन्स वो ब्रेक डाउन होगा, तो जो फैट स्टोर है एडिपोज टिश्यूज के अंदर वो डिसोल्व होगा। तो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा चर्बी खत्म करने के लिए भी कई बार हम फास्ट एंड ऑल करते हैं, फैट के लिए चर्बी वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, ठीक है। लेकिन मान लो इसके बाद एक कंडीशन आती है, व्रत वाली कंडीशन या फिर थोड़े टाइम के लिए भूखा रहना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसके बाद आते हैं अन्ना हजारे जैसे लोग, याद है अन्ना हजारे ने बड़ा आंदोलन चलाया था, और अन्ना हजारे प्रेरित महात्मा गांधी से उन्होंने चलाया था, ठीक है ना। क्या चलाया उन्होंने, क्या किया था उन्होंने लोकतंत्र के लिए, भूख हड़ताल, दैट लेड्स टू स्टारवेशन। समझते हो स्टारवेशन को, स्टारवेशन को समझते हो, स्टारवेशन की अल्टीमेट मतलब एकदम ही आपने बहुत लंबे टाइम से कुछ नहीं खा रखा है तो आपकी बॉडी फाइनली किस स्टेट पे पहुंच जाती है, स्टार्विंग स्टेट पे पहुंच जाती है, बिल्कुल मतलब अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, दैट इज अ स्टार्विंग स्टेज। स्टारवेशन की कंडीशन में बॉडी क्या ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है टू रिलीज या टू फॉर्म एनर्जी। बात समझ में आई? एंड दिस इज अ हार्मफुल प्रोसेस। हार्मफुल क्यों है? इट इज नॉट अ गुड थिंग, स्टारवेशन इज नॉट अ गुड थिंग। स्टारवेशन पे अगर कोई बच्चा पहुंच रहा है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन पहुंच रहा है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन टूटना शुरू हो गया, और दैट इज नॉट गुड थिंग, दैट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन के ब्रेक डाउन में कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रही है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूज, देखा आपने, 2 तरीके का। अच्छे से समझ आया सबको? आना बोल दो। यस मैम। एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड किस पे था? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका सबको पता है? 2 टाइप्स कौन कौन से हैं ये सबको पता आई थिंक? एरोबिक और एनारोबिक। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही। क्लियर है? मुझे बताने की जरूरत है किसी को इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बताने की जरूरत है क्या? नो मैम। ये देखो, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा जिस रेस्पिरेशन में, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैम एक बार ओवरव्यू दे दो प्लीज। बिल्कुल दे देंगे प्रेरणा जी। ऑक्सीजन जहां यूज हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे हम। अब आपका प्रश्न ये है कि मैम अभी आपने बोला कि रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमने शुरू में पिन पॉइंट भी किया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन जाना, दैट इज रेस्पिरेशन, बट आपने डिनाई कर दिया मैम, ऐसा ही कुछ। बेटा सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक इज नॉट अ रेस्पिरेशन, मैंने ये बोला। ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल ग्लूकोज तोड़ने के लिए हो रहा है, इस बात को मैंने मना नहीं किया। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है किसके तोड़ने में? ग्लूकोज को तोड़ने में। ऐसा रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन यूज हो रही है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से भी अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है फाइनली एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि भाई ग्लूकोज तोड़ के फाइनली बननी तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी बनाने के लिए अगर मेरे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनर्जी बनाने के लिए मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इतनी बात सही है? इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। टॉक्सिक, अच्छा, बच्चे ने क्वेश्चन करा, बच्चे ने आंसर भी, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वेरी नाइस। टॉक्सिक इज जो पॉइजनस हो, जो हार्मफुल हो, ठीक है ना, दैट इज टॉक्सिक। टॉक्सिक तो पता है ना सबको, व्हाट टॉक्सिक मीन? यस मैम। ओके, तो अभी हमने एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन देखा, अभी हम क्या देखेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। देखो,
हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद वही हमें पता है भाई, हमें ग्लूकोज को तोड़ना है, किसमें? फाइनली उसको एनर्जी बनानी है, ग्लूकोज से कन्वर्ट करके हमें एनर्जी बनानी है, यही हमारा मकसद है। ग्लूकोज जो है बेटा, ग्लूकोज है 6 कार्बन का कंपाउंड। ध्यान से सुनना, अब इसके बाद एक एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब असली चैप्टर शुरू होता जा रहा है, यहाँ से एकदम जो बोलते हैं ना रियल स्टफ, वो वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रियल स्टफ। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ठीक है। रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में भाई ऐसे कंपेयर करो कि आज आपका एक मकसद है डॉक्टर बनना। अब आप झटके में तो डॉक्टर बनोगे नहीं, झटके में तो आप नहीं बनोगे ना डॉक्टर, कि आप पलक झपकाई और मैं एकदम आज सम पर्टिकुलर स्टूडेंट हूं और कल मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हो आप, 11th 12th नीट एंड ऐसे। सेम इज विद द रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को टूटना है, 6 कार्बन को अलग अलग होना है, पर ऐसे एक झटके में नहीं होते। क्या होता है? पहले ये 6 कार्बन बनाते हैं 3 कार्बन का एक कंपाउंड। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो पॉइंट मैं बताऊंगी। फिर ये 3 कार्बन का कंपाउंड फर्दर टूटता है और बनाता है 2 कार्बन का कंपाउंड। अच्छा, ये बात तो जाहिर है ना कि 6 कार्बन का कंपाउंड टूट के 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, तो वो 2 बना रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, क्लियर है। फिर 3 कार्बन का कंपाउंड टूट के 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 3 कार्बन थे इसमें, 2 कार्बन में टूट गया, प्लस 1 कार्बन जो बचा, दैट विल रिलीज एज CO2। ये बात क्लियर है। फिर ये 2 कार्बन का जो कंपाउंड है ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड फर्दर ब्रेकडाउन होता है और 2 CO2 रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। ये 2 कार्बन का कंपाउंड भी ब्रेकडाउन हो गया, और उसके बाद क्या होता है, जब ये 2 कार्बन का कंपाउंड और ब्रेकडाउन होकर CO2 रिलीज हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप पे इसके बाद एनर्जी बन जाती है, नेक्स्ट स्टेप पे इसके बाद एनर्जी फॉर्मेशन हो जाती है। यही हमारा मकसद था ना, कि ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी को बनाना। देखो यही था ना हमारा मकसद। Yes, अब ma'am. एक एक स्टेप का मैं नाम दे रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बेटा। ये है स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। एकदम कान और आंख स्क्रीन पे होनी चाहिए इस टाइम तुम्हारी, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट निकलेगा। ये है स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं अलग अलग रेस्पिरेशन में, मतलब कि अभी मैं इसका नाम नहीं दे रही, आपके लिए ब्लैंक छोड़ रही हूँ, बताऊंगी क्यों। फिर ये है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 को क्या बोलते हैं? क्रैब्स साइकिल। और ये है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 4 स्टेप आपने देखे, जिसमें से दूसरे स्टेप का मैंने नाम नहीं बताया, ऐसा ही कुछ किया मैंने। 4 स्टेप आपने देखे, जिसमें से दूसरे स्टेप का मैंने नाम नहीं बताया। अब आप यहां देखो, जो स्टेप नंबर 1 है, क्या था स्टेप नंबर 1? कोई नाम बताएगा मेरे को? Glycolysis. वेरी नाइस, ग्लाइकोलाइसिस। क्या लिख रही हूं मैं? इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या लिखा है मैंने ये, कि जो स्टेप 1 है वो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में सेम है, एक सा है, कॉमन है, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, बहुत काम की बात, बहुत संक्षिप्त में बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 कौन से है? स्टेप 3 और स्टेप 4? Krebs cycle और ETA. स्टेप Krebs नंबर, cycle और वेरी ETA. नाइस, वेरी नाइस। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 आर टोटली absent in anaerobic। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस मैम। कौन Yes. स्टेप बच गया बेटा? कौन सा स्टेप बच गया? Second. स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 called alcoholic fermentation in anaerobic respiration, and it is called link reaction in एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्क देख रहे हो आप एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन में एक साथ? Yes, ये ma'am. पूरी चीजें महा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे मैं नोट्स सेंड करूंगी, पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छे से समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आई तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि स्टेप नंबर 2 पे जो प्रोडक्ट बना है, क्या प्रोडक्ट बन रहा था स्टेप नंबर 2 पे? कोई बताएगा मुझे? Ma'am, two towels. करो आप, अभी आगे की बात करो ही मत, ईस्ट तक आप पहुंचो ही मत, मैं आपको ईस्ट तक लेके जाऊंगी तब आएगा मजा। आप मेरे को बताओ स्टेप 2 पे क्या बन रहा है? Two carbon compound. Very nice. किसी बच्चे ने 3 कार्बन का लिख दिया? Two carbon. बिल्कुल सही, किसी बच्चे ने 3 कार्बन का लिख दिया। बेटा आप मिस्टेक करेक्ट करो, 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। बेटा वो 2 कार्बन का कंपाउंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल है, और वही 2 कार्बन का कंपाउंड लिंक रिएक्शन में एसिटाइल CoA है। यानी कि स्टेप 2 पे जो प्रोडक्ट बन रहा है 2 कार्बन का, वो एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग है। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इतनी बात समझ में आई तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ली है बायो, और बायो क्या है? घर है। किसका घर है? किसका? एक्सेप्शंस का, है कि नहीं? हाँ Yes, जी, ma'am. Yes, बायो ma'am. घर है किसका? एक्सेप्शंस का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ना कोई एक्सेप्शन ना हो। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन पे स्टेप 2 पे जो कंपाउंड बन रहा है वो 2 कार्बन का है, लेकिन देयर इज अ टाइप ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, there is a type of anaerobic respiration called lactic acid fermentation, where step 2 leads to a 3 carbon compound, not a 2 carbon compound। मतलब समझ आ रहा है आपको? आप लोगों को मतलब समझ आ रहा है मैंने क्या लिख दिया है? कि एक हमें पता है स्टेप 2 पे एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो होता 2 कार्बन का ही है। यही बात पढ़ी अभी तक हमने यही पढ़ी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में स्टेप 2 पर 2 कार्बन का नहीं 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। और ये कैसा रेस्पिरेशन है? ये भी एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है। क्या एक्सेप्शन है? कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें 2 कार्बन का नहीं 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। ये हैं सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर किसी के मन में इस तरह की सवाल चल रहे हैं कि मैम ग्लूकोज से 3 कार्बन का कंपाउंड कैसे बना, पहले तो वो बताओ। उसके बाद मैम 3 से 2 कैसे हुए वो भी बताओ। और मैडम ये तो जरूर बताना कि स्टेप 2 में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 की जगह 3 कार्बन का कंपाउंड कैसे बनता है। और उसके बाद मैम धीरे धीरे करके सारी कहानी बताओ। ऐसा ही मन में चल रहा है? Yes, ma'am. ऐसा ही चल रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें। मन में जो सवाल आ रहे हैं कि मैम कैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 की जगह 3 कार्बन का कंपाउंड मिल रहा है, कैसे ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है जब हमें सफलता की सीढ़ी चढ़नी होती है तो कैसे चढ़ते हैं? एक कदम पर कदम, एक एक कदम। कदम का कौन सा गाना है? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जो बच्चा कोशिश करेगा कि मैं पहली सीढ़ी से छलांग लगा लूं, देयर आर चांसेस कि वो बच्चा लुढ़क सकता है। तो हमें तो नहीं लुढ़कना, हमें एक एक स्टेप करके चलना है। तो कोई बच्चा शोर शराबा ना करे, मैं आज पहला स्टेप बताऊंगी। तो अभी अपने मन में उस सवाल को दबा के रखो, अगली क्लास में फिर उठा लेना कि मैडम हमें बताओ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड कैसे बना। लेकिन वो बातें कब पता चलेंगी? जब मैं आपको स्टेप 2 बताऊंगी। बिल्कुल क्षमा परवीन, बिल्कुल जो आपने लिखा है वही सच है, वही सच है, वही सत्य है, वही फैक्ट है जो आपने लिखा है। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है,
आप लोगों को इतना भी समझ में आया कि आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी? यार ये क्या हो गया बार बार? ये भी समझ में आया कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? Yes, ma'am. क्या पढ़ाऊंगी बता दो प्यारे बच्चों। आप लोगों की आवाज बहुत मधुर है तो सुनते रहने में मजा आता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पहला स्टेप। Glycolysis. DM. बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब। ठीक है बच्चे, कुछ कुछ सवाल लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, शांत नहीं हो पा रहे हैं। पायरुवेट एसिड कितने कार्बन का? ये माधव जी को बहुत जल्दी है। ये वो बच्चे, देखो मेरे को पता है तुम लोगों ने ये चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ना कहीं ना कहीं। बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। देखो कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ रखा है, तो तुमने क्रैब साइकिल भी शब्द सुन रखा है, तुमने पायरुविक भी शब्द सुन रखा है, ग्लाइकोलिसिस तुम्हारे लिए नए नहीं है ये शब्द। लेकिन मेरे से तो पहली बार पढ़ रहे हो ना बच्चों, और मैं तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। जैसे तुमने पढ़ रखा है वैसे तो तुम्हें पढ़ाने वाली नहीं, है ना। मेरा तरीका तो डिफरेंट निकलेगा। तो मेरे तरीके में पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे साथ साथ चलो। मैं अभी पायरुविक एसिड इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तुम मेरे से मूवी के उस कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हो जिसको मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तुम्हारे सामने। ऐसे संजय लीला बंसाली थोड़ी ना बता देगा तुम्हें किसी कैरेक्टर के बारे में। आने दो पिक्चर में उसे, तुम्हारे सामने उसे पेश होने दो, है ना माधव जी। बिल्कुल, अब माधव जी समझ गए कि मैडम संजय लीला बंसाली की कॉपी करती हैं। बिल्कुल माधव, ठीक है ना। ऐसा ही चलता है अपनी क्लास में। चलें शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। छोड़ दें जो कहानी लिखी हुई है उसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जब मैं आप लोगों को अपनी कहानी समझा दूंगी तो जो बातें लिखी हुई है उन्हें तो आप चटके नहीं समझ लेंगे। चलें देखो, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, डरना मत। क्या तुम डर रहे हो? No, ma'am. क्या तुम डर रहे हो? No, ma'am. हाँ बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है। पहले ही लिख देती हूँ फियर नॉट, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे नाम देख देख के डर जा रहे हैं और लंबी रिएक्शन दिख रही है उन्हें, ए भगवान इतनी बड़ी रिएक्शन। ऐसी बात नहीं है, अपन इस गाजर का हलवा बनाएंगे, चिंता मत करो। विभा जी कह रही है मैडम हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा फिगर में जो नाम लिखे हैं वो दिख पा रहे हैं क्या तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है दिख रहे हैं, तो मैं इसी में ड्रॉ कर लूं कि खुद से ड्रॉ करके बताऊं? चलो मैं खुद से ड्रॉ कर लेती हूँ, फिगर थोड़ी छोटी पड़ेगी। एक मिनट, चलें शुरू करते हैं यहां से। कहानी शुरू हो रही है ग्लूकोज से। कहां पे है ग्लूकोज? कहां पे है ग्लूकोज? बोल दो। Cytoplasm. यहीं पे ही है ना? साइटोप्लाज्म। अभी देखना, Yes, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवी चल रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। मूवी साइटोप्लाज्म में चल रही है जो मूवी, अभी दिखाते हैं क्या हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू, देखो मैं बोलूंगी फुल फॉर्म्स और लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म्स, तो अपने कान और आंख खुले रखना। मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं एक एक कंपाउंड का फुल फॉर्म लिखूंगी। मैं बोलूंगी फुल फॉर्म्स, लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म्स। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सुनाई और दिखाई दिया? Yes, ma'am. मैम बढ़िया। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। डरना बिल्कुल मत कि मैम तो सीधा सीधा लिखे जा रही है, कुछ समझा नहीं रही है कंपाउंड क्यों और कैसे बन रहा है। चिंता ना करा करो इस तरीके की चीजों की मेरी क्लास में, अवंती के अंदर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। यहां लिखो एक सीक्रेट, अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में एक सीक्रेट लिख लो। क्या सीक्रेट लिखना है? सीक्रेट लिखना है कि जब कभी भी फॉस्फेट ऐड होता है, जब कभी भी, कहां पर? पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में। सिर्फ इस ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं कर रही मैं, पूरे चैप्टर का सीक्रेट बता रही हूँ। एक चैप्टर का नहीं, बहुत गजब बात है, 2 चैप्टर का सीक्रेट एक साथ बता रही हूँ। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चैप्टर मिला के, जहां कहीं फॉस्फेट ऐड होता है वहां पे एटीपी यूज होती है। वाइस वर्सा कर लो, जहां फॉस्फेट सब्ट्रैक्ट होता है वहां एटीपी बनती है। इस बात को सीक्रेट बॉक्स में डाल के लिख लिया? मैम एक बार रिपीट कर दो। सीक्रेट रिपीट कर दूं? सीक्रेट बार बार रिपीट करने पे सीक्रेट ही नहीं बचेगा। देखो बच्चों, है ना, थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो।
कोई कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, और मेरे को उस कंपाउंड में फोस्फेट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? चमकता हुआ सितारा फोस्फेट। फोस्फेट अगर मैं ऐड करना चाह रही हूँ इस कंपाउंड में, तो मेरे को एटीपी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एटीपी के पास 3 फोस्फेट हैं। आसानी से एटीपी एक फोस्फेट दे देगा, और ये फोस्फेट चमकता हुआ सितारा जाके इस कंपाउंड के ऊपर जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं ऐड। सब्ट्रैक्ट भी बताऊं क्या? समझ गए आप अपने आप ऑटोमेटिक? इसके उल्टा यस मैम। फोस्फेट निकालना है मेरे को किसी कंपाउंड में, तो वो फोस्फेट निकल के किसके पास जाएगा? ए डी, डी फॉर 2 डबल, एडीपी के पास। एडीपी के पास वो फोस्फेट जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो जाएगा और क्या बनाएगा? एटीपी। यानी कि अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में हमेशा, पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में, जब कभी मैं फोस्फेट ऐड करूं तुम समझ जाना मेरे बिना बोले कि एक एटीपी यूज हुई है, और जब कभी मैं फोस्फेट सब्ट्रैक्ट करूं बिना बोले तुम समझ जाना कि एटीपी, बोल दो, फॉर्म हुई है। फॉर्म। सही, बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब दिया बच्चों ने। तो इसी खुशी में यहाँ पे क्या लिख दूं बताना? यूज की फॉर्म एटीपी टू एडीपी। यूज लिख दूं। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इधर कोई फॉस्फेट नहीं था, ग्लूकोज के पास कोई फॉस्फेट नहीं था। ग्लूकोज को फॉस्फेट मिला, किससे मिला? एटीपी। ठीक है। अब तुम्हारे मन में उठ जाना चाहिए प्रश्न, पता नहीं उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, तुम्हें मुझे टेढ़े टेढ़े मुंह बना के देख लेना चाहिए। टेढ़ा मुंह तुम्हारा हो जाना चाहिए, पता नहीं तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी बच्चे को देखो, 2-3 बच्चे ऐसे हैं अभी भी क्लास में बिना बताए उड़ के चले जाते हैं। बहुत ही बेरहम वाली बात है ये, है ना बच्चों? तुम्हें नहीं लगता कि वो बच्चे बेरहम हैं जो बच्चे अभी भी क्लास से उड़ के जा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं मैम हमारा मुंह टेढ़ा हो रहा है क्योंकि आपने हमें बताया था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी यानी कि एटीपी बनेगी, और यहां आपने एटीपी यूज कर ली। ये मन में सवाल नहीं आ रहा तुम्हारे? यस मैम। आ रहा था। एनर्जी माने एटीपी होता है, ये तो सबको पता है। तुम्हारे मन में आ रहा है मैडम ने कहा था कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी, और मैडम ने तो रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज कर डाली, वो भी पहले कदम पे। तो बच्चों इसकी सीधी सी बात इतनी सी है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम बस ये बता दो, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर बनना, बहुत बढ़िया। अगर डॉक्टर बनना तुम्हारा मकसद है तो तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे पास एनर्जी भी होगी, आन भी होगी, बान भी होगी, शान भी होगी, नाम भी होगा, सब कुछ बदल जाएगा, है ना? बिल्कुल। लास्ट में तुम्हें एटीपी मिलेगी, लेकिन उसको लेने से पहले तुम्हें रेगुलर क्लासेस, रोज डिसिप्लिन से रहना, रोज रोज पढ़ना, ठीक है ना, टेस्ट देना, एनसीईआरटी को एकदम घोल घोल के पीना, ये सब करना पड़ेगा। यानी कि इन सब कामों में क्या लग रही है? तुम्हारी एनर्जी लग रही है। एनर्जी लेने से पहले एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो गेन होगा ना, तुम्हारा गेन जो है, तुम्हारा जो मुनाफा है, वो तुम्हारे सैक्रिफाइसेस से ज्यादा होगा। ये बात सत्य है, उतनी ही जितनी की धरती सूरज का होना। तो इस प्रोसेस में तुम्हें ये सत्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुई है यूज? एटीपी यूज हुई है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था मैडम एडीपी कहाँ से आया, है ना? कैसा सवाल है ये, एडीपी कहाँ से आया? एटीपी टूटा है तो एडीपी आया है। एटीपी में 3 फॉस्फेट है भाई, एक फॉस्फेट निकल गया तो ये जो बचा है नमूना, इसके को एडीपी बोलते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तुम्हारा मुंह फिर टेढ़ा हो गया कि मैडम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने की क्या जरूरत थी? आप हमें बस इतना बता दो कि ये पूरी कहानी ग्लूकोज की चल रही है और फ्रक्टोज हमें सुहा नहीं रहा। ऐसा कुछ आ रहा है मन में कि तुम्हारा एक स्टेप क्यों इंक्रीज किया? यस मैम। हमारे मन में तो आता है, लेकिन तब आता है बस जब आप पूछते हो, है ना? ऐसा है क्या? मैं सवाल खड़ा करती हूँ तभी तुम्हारे मन में वो सवाल जागता है, इससे पहले तुम्हारे मन में सवाल नहीं आता। नो मैम। हाँ, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही मैं पिन पॉइंट करती हूँ तुम्हारे
दिमाग में आता है हाँ ये तो पॉइंट है, ऐसा तो हमने क्यों नहीं सोचा। अरे क्यूरियोसिटी लगाओ ना अपने दिमाग में थोड़ी बहुत कि भाई ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बनाया, रट्टा थोड़ी ना मारना है, ऐसे ही लिख दिया तो हो गया बस, रिएक्शन पढ़ लिया नहीं। यहाँ एक एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम है फोस्फो, हाँ शमा जी रिलायबल नहीं भी है ना, बहुत रिलायबल नहीं होगा तो मैं इग्नोर मार दूंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत भी रिलायबल होगा तो ले लूंगी। एंजाइम क्या है, वैसे मैं इग्नोर नहीं करती हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, अपनी क्लास में एकेडमिक क्वेरी पूछने की पूरी आजादी है। फोस्फो फ्रक्टो काइनेज एक एंजाइम होता है बेटा, जल्दी जल्दी देखो क्लास खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है ना, मजाक बाद में काम की बात है। बिल्कुल ध्यान दोबारा से स्क्रीन पे ले आओ, एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक है ना, बच्चे सीरियस होते हैं एकदम घबरा गए मैडम क्या करने वाली है, कुछ नहीं, पढ़ाई ध्यान से सुनो। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है बेटा, ये जो एंजाइम है देखो सोचो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, तो बॉडी जो है आपने जितना भी ग्लूकोज लिया सारा थोड़ी ना तोड़ती है, बॉडी डिसाइड करती है कि ग्लूकोज को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, ग्लाइकोलिसिस करना है कि नहीं करना। बेटा यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो कि है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलिसिस करनी है या नहीं करनी, समथिंग लाइक दैट, ये डिसाइड करता है ग्लाइकोलिसिस करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में आपको दिख रहा है कि फ्रक्टोज शुगर लगी हुई है, तो बेटा ये ग्लूकोज के जैसे अंधा है, ये ग्लूकोज को देख नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर फ्रक्टोज लगी है, इसकी आंखों पे फ्रक्टोज लगी है, तो क्योंकि इसकी आंखों पे फ्रक्टोज लगी है, ग्लूकोज के लिए अंधा है, इसलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट होना पड़ता है किसके अंदर बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बताओ इतनी बात क्लियर? यस मैम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब मेरे को फिर से बता दो यहां पे क्या हुआ है, एटीपी यूज हुई है कि बनी है, जल्दी से बता दो। फ्रक्टोज 6 यूज होती है मैम। वेरी नाइस, यूज कैसे अंदाजा लगाया तुमने यूज हुई, कैसे अंदाजा लगाया? मैम क्योंकि यहाँ दो हो गई है, दो फॉस्फेट, बहुत ही बढ़िया, उम्दा जवाब है, बहुत बढ़िया। देखो मेरे को बताना नहीं पड़ा, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक चल रहा है, ये फायदा होता है सीक्रेट बता देने का। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 1,3 डाई PGAL में, 1,3 डाई PGAL। अब मैंने वादा किया था बोलूंगी मैं फुल फॉर्म, तो 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरल डिहाइड, 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरल डिहाइड, AL माने एल्डिहाइड, ठीक है, यानी कि क्या बन गया, 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरल डिहाइड। अब आएगी राज की बात, अभी तक एक बार भी कार्बन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, अभी तक 6 के 6 कार्बन चल रहे हैं, पहली बार कार्बन का ब्रेकडाउन हुआ है कहां पे, ये जो मैंने शब्द लिखे आप समझ पा रहे हो, क्यों मैंने आगे 2 लगा दिया और इधर क्या लिखा है मैंने 3 कार्बन, क्या हो गया, कार्बन का ब्रेकडाउन दिखाई दिया आपको, कार्बन का ब्रेकडाउन दिखाई दिया, यस मैम। समझ गए तो अगली बात आप बहुत आसानी से समझोगे। 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरल डिहाइड से क्या बनता है, 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरल डिहाइड से बनता है 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ए बोले तो COOH। अब एक बात मुझे बता दो, CHO से COOH तक आने के लिए ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। क्या ये बात सब बच्चे जानते हैं? एक और सीक्रेट लिख लो, ऑक्सीजन का एडिशन हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का एडिशन हमेशा रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हमेशा रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, या एक ऑक्सीजन था या 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एडिशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, एनसीईआरटी में लिख लो, चिपका लो इसको, सीक्रेट है ये, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। पड़ेगा। सब जानते हैं इस बात को? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो आप ही ने बोला था मैडम रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है, मैंने नहीं बोला था, प्रूफ मिला आपको? रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है हाँ जी, मैम, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है।
रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। हाँ, रिडॉक्स, रिडॉक्स चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, वो बात भी आपकी लाजमी है, वो भी अभी आपको दिखेगी विद इन 1 मिनट। पहले इतनी समझ में आई, डाई पीजीएल से डाई पीजीए दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। बेटा कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज तब होगा जब उसे कोई ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। Yes, ma'am. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है इस एल्डिहाइड को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? NAD+. NAD नहीं, गलत, NADH नहीं, NAD प्लस। NAD प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NADH प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें यहाँ जरूरत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद हो गया रिड्यूस, और सामने वाला, सामने इसके था डाईपीजीएल, इसे कर दिया ऑक्सीडाइज। इतनी बात समझ आई? मैम Yes, ma'am. और मॉलिक्यूल्स तो दो के दो ही हैं, तो यहाँ पे दो NAD यूज होंगे ना, एक डाईपीजीएल के लिए एक NAD, दूसरे डाईपीजीएल के लिए दूसरा NAD। स्टेप नंबर अगला, डाईपीजीए यानी कि डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है? 3PGA। अब आपके दिमाग की बत्ती फिर से चसी, क्या हुआ यहाँ पे? देखो, एक फॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मेशन। वेरी नाइस, एटीपी बना, एक फॉस्फेट सब्ट्रैक्ट हुआ है, दैट मींस एटीपी बना। ये और बता दो कितनी एटीपी? 3. 2 ये किसने बोला Ma'am, बच्चा? 2. Ma'am, गलती से बोल दी. हो जाएगी। गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। 2 एटीपी बनेंगे, क्यों बनेंगे आप सबको पता है ना? Yes, ma'am. क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गए थे, तो 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं। 3PGA फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा? फाइनली कन्वर्ट होगा 3PGA फोस्फोइनोल पायरुवेट में, PEP में। इस स्टेप पे कुछ नहीं हो रहा, ना एटीपी बन रही ना NADH, इट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे एक OH ग्रुप जुड़ा है जो कि वाटर से आया है, वाटर का इस्तेमाल हुआ है। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, जहां पे PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। माधव जी आप अब आ जाएं स्क्रीन पे, देखें आपके सवाल का जवाब आने वाला है। फोस्फोइनोल पायरुवेट, मैं इसका नाम लिख रही हूं, क्यों लिख रही हूं? ताकि आप लोगों को समझ आए कि PEP में एक फॉस्फेट ग्रुप है, जबकि पायरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं है। तो यहाँ पे फिर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। एटीपी क्या हो रहा है? ATP फॉर्म। बिल्कुल सही, ATP बन रहा है। कितने ATP बन रहे हैं? 2 बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल के बाद, इस वाले मॉलिक्यूल के बाद मेरे पास 2 मॉलिक्यूल शुरू हो गए थे, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन में टूट गया था, और यहाँ डाईपीजीएल से लेके आखिरी तक पायरुविक एसिड तक मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ही हैं। बेटा जी आपका सवाल का जवाब ये रहा, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को खुद ही पता लग रहा है, दिखाई दे रहा है कितने कार्बन का है? मैम 3 3 अब वो बच्चे जो कि लूट लिए गए हैं 10वीं क्लास में ये बोल के कि तुम्हें मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, सॉरी उन बच्चों को मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तुमसे कराऊंगी अगले मिनट एक कैलकुलेशन। मुझे ये बताओ टोटल एटीपी यूज, नहीं टोटल एटीपी फॉर्म्ड, नेट बताना है तुम्हें, नेट 6 ग्लाइकोलिसिस। 18 आंसर दीजिए। 18 4 और कोई जवाब? 8 8 10 11 12 14 15 20 25 सब बोल दो। क्वेश्चन क्या है? Ma'am, Question 2. है कि Total of 2 glycolysis- ATP is derived in the process. क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन सुनो, ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनी है? और सब बच्चे आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कोई सही जवाब भी दे पाएगा क्या। रिएक्शन मैम, तुम्हारे दो- सामने है। 2 मैं कह रही हूँ, बोलो मत। यूज हुई है। बोलो मत, अच्छा, क्या एक बोला मैंने अभी क्या बोला? 6 3 जा 18। अरे बच्चों C3 पे क्यों जा रहे हो तुम? फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा बच्चों।
एटीपी मैंने फॉर्म्ड लिखा है, C3 में मैं एटीपी यूज्ड लिखती हूँ। देखो बच्चों डिफरेंस समझो, C3 में एटीपी जो होती है ना वो यूज होती है, यूज, लेकिन रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्म होती है, बनती है ना एनर्जी, याद आ रहा है? रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक है, डिफरेंस को समझते चलो। कितनी एटीपी बन रही ये पूछ रही हूँ। राजू जी कह रहे हैं 2 2 2, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सचिन जी 2 कह रहे हैं, प्रेरणा जी कह रही हैं 4, लक्ष्य जी कह रहे हैं 10, सुषमा जी 8 कह रही हैं, 4 2 4। भाई ये 8 10 18 वाले बच्चे तो है ना, इनको तो जरूरत है गंभीर, और 4 और 2 में मैं कंफ्यूजन हो सकता है, लाजमी मानती हूँ। 2 वाले बच्चों बहुत ही बढ़िया और उम्दा जवाब दिया है। जिन बच्चों ने 2 जवाब दिया है उनको छोड़ के बाकी सारे बच्चे क्लैप्स कर दें एक बार। देखो एक बार क्लास में नाम अनाउंस कर देते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, और जिन्होंने गलत दिया है वो घबराएं बिल्कुल नहीं। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, ना ही शर्माने की बात है, जस्ट कि हमें क्लास में अटेंटिव रहना है, बस वही आपके लिए क्लैपिंग है। सुषमा का आंसर सही है, दिनेश का सही है, राजू का सही है, राजू जी ने लगातार आंसर दिया है, सचिन का सही है, और इजराइल का सही है, ख्याति कश्यप का भी बहुत बढ़िया बेटा, शादिया, सुधीर, वेरी नाइस। ये बच्चे रिपीट कर रहे हो तुम लोग अपना आंसर, मैं अंधी हूं क्या? देख रही हूं मैं। त्रिशा, माधव, वेरी नाइस। वैभव, किसी बच्चे का नाम छूट गया हो तो बेटा सॉरी, बहुत बढ़िया जवाब दिया। देखो कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों जी, भागो मत, बिल्कुल मैं भगा ही रही हूँ तुमको, मेरे को, मैं चिंता मत करो, नहीं पकड़ूंगी तुम्हें 9:15 से लेट। 9:15 बजने में 3 मिनट शेष है। एक बार ध्यान से यहाँ देखो, देखो एक एटीपी यहाँ यूज हुई, एक एटीपी यहाँ पे यूज हुई, एक एटीपी यहाँ पे यूज हुई, टोटल कितनी यूज हुई एटीपी? बोलो, अब बोल सकते हो। 2 यूज हुई। अब देखना, एक एटीपी 2 एटीपी यहाँ बनी और 2 एटीपी यहाँ पे बनी, टोटल कितनी एटीपी बनी? 6 ATP. 4 मैम 4 6, कोई बच्चे ने तो 6 भी बोला है। एटीपी यूज्ड 2 और एटीपी फॉर्म्ड 4, तो नेट एटीपी प्रोडक्शन कितना हो गया? 2 है ना, इतनी मैथ में आती है ना, कितना हो गया? 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे और इसी को घुमा घुमा के पूछेंगे। घुमाएंगे कैसे? तुमसे 2 ग्लूकोज के लिए पूछ लेंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे, बताओ एक पायरुविक एसिड बनाने के लिए, ऐसे पूछेंगे तुमसे, एक पायरुविक एसिड बनाने के लिए कितनी एटीपी यूज होंगी? तो भाई 2 पायरुविक एसिड बनाने के लिए टोटल 2 एटीपी यूज हो रही है, उनका हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन है सबको? यस मैम। मैम Yes, ma'am. चले, आज की क्लास यही एंड होती है। कोई सवाल जवाब है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, देन वी विल से गुड बाय, गुड नाइट। कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम मैम मैंने भी 1 मिनट, बस एक बात, नोट्स जो है वो मैं देखने के लिए नहीं भेजती, तो मेरी आपसे ये प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स मैं भेजती हूँ उन्हें पढ़ा करो बच्चों। कई बच्चे हैं बस ग्रुप में मैडम ने नोट्स भेज दिए, हाँ, बस ठीक है, हमारा काम हो गया। आया ही नहीं है। ग्रुप में नोट्स आते हैं, अभी मैं पढ़ाया ना, जस्ट भेज दूंगी, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो। मैम कौन से ग्रुप मैम में? मेरी एटीपी भी है। ग्रुप 18 ऐड है। जीपी 18 में जो बच्चा नहीं है भाई, मेरे को मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल मैसेज मेरे को क्लास के बाद तुरंत कर देना, मैं तुम्हें 18 ग्रुप में ऐड कर दूंगी और उसके बाद तुम्हें सब चीजें वही मिलेंगी। सचिन जी कुछ पूछ रहे हैं, 1 मिनट। NADH2 सचिन जी, हाँ बिल्कुल, NADH जो है 2 बनते हैं और एक NADH 3 एटीपी के बराबर होता है। अगर तुम इस बात को लेकर परेशान हो तो भी बाद में आना अगली क्लास में। गुड नाइट इजराइल, गुड नाइट, बाय बाय। क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में लिख के बता दो, देन वी विल एंड आवर क्लास। एंड मैम आपका नंबर जिस पे हम टेक्स्ट कर सकें। हाँ, मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला था, मैं दोबारा